हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 23 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 17 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 22 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रारूप समिति द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति ने सितंबर 1949 में यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति ने सितंबर 1949 में यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, दे रखा है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा। ठीक है, इसका काम क्या था याद रखिएगा। इसका काम सर्वोच्च न्यायालय पर समिति का काम न्यायपालिका से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय पर समिति का काम क्या था? न्यायपालिका से संबंधित थी। ठीक है, इसका राजभाषा से कोई संबंध नहीं था। वहीं बात करें नियम तथा प्रक्रिया समिति क्या थी, तो इस समिति का काम संविधान सभा की कार्यवाही के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना था। ठीक है, नियम तथा प्रक्रिया समिति जो थी ना, इस समिति का काम था संविधान सभा की कार्यवाही के नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना। ठीक है, और इसका राजभाषा से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, प्रारूप समिति द्वारा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन दे रखा है रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि, एक से अधिक होगा फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 और बीपीएससी टीआरई 2.0 ये दोनों एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, खाद्य एवं कृषि। ठीक है, याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बताना है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन है अरुणा आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सभी जानते होंगे इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा? जगजीवन राम। ठीक है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम अर्थात अस्थायी सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है ना, याद रखना है अरुणा आसिफ अली के बारे में, इन्हें क्या कौन सी मंत्री पद दिया गया था? रेलवे एवं परिवहन मंत्री, जबकि सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे वैसे सारा लिस्ट दिया हुआ है, चाहे इसे पीडीएफ फाइल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, केवल संविधान, ध्यान दीजिएगा, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ऑप्शन है 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35 या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ये ऑप्शन, 10 से 15%। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। ठीक है, और हमने बताया कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है,
और ये भी याद रख सकते हैं कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, जबकि BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली विचार उधार लिया था। किससे लिया था? कनाडा से, USA से, UK से, या फिर एक से अधिक हो गया, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार कनाडा से लिया था, अर्थात प्रेरित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन कनाडा से। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। क्या देता है अनुमति? अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय या निर्माण में भागीदारी करने की, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। BPSC TR 3.0 में सवाल पूछा गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, कुछ मूल अधिकार रखने की। ठीक है, टू हैव सर्टेन बेसिस राइट्स। ठीक है, याद रखनी है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ मूल अधिकार रखने संबंधी न्याय की गारंटी देती है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय है। ठीक ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला सवाल है, पूछा गया था, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? बताना है SRC के सदस्य कौन थे जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना किया गया था। ठीक है, सिंपल सा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। कौन थे इसमें दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन यहाँ पर पहला है KM पानीकर, हृदयनाथ कुंजूरू, फजल अली, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी BPSC TR 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आप कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि KM पानीकर है ना, पानीकर तथा HN कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। बताना है आपको कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 जो है वो देश को बनाता है। क्या बनाता है? एक गणराज्य बनाता है, या एक संघ बनाता है, या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 1 है ना, वो देश को एक संघ बनाता है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिकृत क्षेत्रों का समावेश होगा। इस संविधान के भाग 1 में उल्लेखित इन चीज़ों को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है जनगणना विभाग के द्वारा, डाक विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। BPSC TR 3.0 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, बेसिस का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जनगणना विभाग के द्वारा। ठीक है, सेंसस डिपार्टमेंट के द्वारा ये इसका आवेदन और निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि CAA का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे कब लागू किया गया था। ठीक है, आप लोग को बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट में इसे कब पारित किया गया था। चलिए हम बताते हैं, इसे 2019 में पारित किया गया था। अब आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, C फॉर क्या होता है? सिटीजनशिप, और A फॉर क्या होता है? अमेंडमेंट, और A फॉर एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये CAA, जो 2019 में से एक कानून बना करके इसे इंडियन पार्लियामेंट से इसे अप्रूव किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दे रखा है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है।
भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, या फिर भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का ये परिणाम है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, ये कथन सत्य है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, सिस्टम है, जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है? बताना है कि किस आर्टिकल के तहत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 120 सब 1। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, और ये बीपीएससी जो 69th हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये रिपीट होते हैं, और एक्चुअली में बीपीएससी ही जब हम लोग को कंडक्ट करवाता है, बीपीएससी टीआरई का, तो ये सब सवालों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं उन्हें हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो ये सभी सवालों को देखते चलिएगा। ठीक है, हम आगे दिखाएंगे किस तरह का सवाल बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, जो बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक होगा, है ना? कौन सा इसका सही आंसर बताना है? तो याद रखिएगा, इस सही आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वहीं बात करें 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इसमें अंतिम शक्ति किसके पास निहित रहेगा? राष्ट्रपति के पास, है ना? ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान होता है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन होगा, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से ये संबंधित है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ठीक है, और ये सवाल देखिएगा बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो खैर कॉमन सा क्वेश्चन हो चुका है ना? सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार ये क्या होगा? दंडनीय होगा। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या बताता है? आर्टिकल 14 का संबंध है विधि के समक्ष समता का, जबकि आर्टिकल 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर जो महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर वो क्या हो रहा है? भाषाओं के आधार पर वहाँ पे जो खेल खेला जा रहा है, जो गंदी राजनीति की जा रही है, वो फिर क्या है? ठीक है, तो आप लोग इस पर क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। जब ये कहा जा रहा है, आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि नागरिक के साथ न तो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, फिर वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या है ये वहाँ पे जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में वो सही हो रहा है? मुंबई में जो खास करके जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आर्टिकल 22 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ठीक है, आर्टिकल 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। ठीक है, तो हो गई यहाँ पे चारों का डिस्कस। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी?
दिए गए ऑप्शन से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में नागरिकता अधिनियम 2023 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो कि 26 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे। ठीक है, या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश का नागरिक को छोड़ करके, पाकिस्तान और बांग्लादेश में शामिल नहीं है, या फिर सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उसको छोड़ करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपवाद है, ध्यान रखिएगा, इसमें लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता व अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है, पहला व्यक्ति की गरिमा और दूसरा देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो पहले बता चुके हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो कि पहले बीपीएससी में पूछा गया था, वहाँ पे ये बीपीएससी टीआरई में पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 17। तो ये ना जाने कितने एग्जाम पूछा जा चुका है, लगता है कि बहुत सारे एग्जाम हमने देखा है कि सवाल को बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इसको तो रट ही ले रहे होंगे अब तक, अभी आप लोग। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है, मूल अधिकार है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के आर्टिकल 20(3) में नियत किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान आरोपी को आत्मदोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 17 प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।